Hello, my name is Ashish Sharma, and in this lecture we are going to discuss analog electronics, and we have already discussed circuit theory, diode, clipper, clamper, and now in this lecture we are going to start Zener डायोड। क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन? जीनर डायोड। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेट, गेट, जेम तीनों एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं जीनर डायोड है क्या। तो जीनर डायोड इज ए स्पेशल काइंड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। क्या कहा कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसी का एक स्पेशल पार्ट है, स्पेशल काइंड है, एक स्पेशल प्रकार है इसका। तो व्हाट इज द स्पेशलिटी? क्वेश्चन क्या आता है कि भैया स्पेशलिटी है क्या इसके अंदर, क्या स्पेशल है इसके अंदर? तो स्पेशल होता है डोपिंग इसके अंदर। क्या होता है? डोपिंग। जो नॉर्मल जो डायोड होता है अपना, नॉर्मल जो डायोड होता है उसके अंदर जो डोपिंग होती है वो 1:10⁸ होती है। जो जीनर डायोड है अपना, जीनर डायोड के अंदर जो डोपिंग होती है वो 1:10⁵ और 1:10⁶ होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10⁸ प्योर एटम्स हैं और उसके अंदर एक इम्प्योर एटम मिलाया हुआ है, एक इम्प्योर एटम है। जबकि यहाँ पे क्या है, 10⁵ इम्प्योर है, सॉरी 10⁵ प्योर है और 1 क्या है, इम्प्योर है। तो इसके अंदर डोपिंग ज़्यादा हुई या नहीं हुई? भाई 10⁸ एटम्स ज़्यादा होंगे, उसमें एक, जबकि 10⁵ 10⁸ से कम है। कितना कम है? 1000 टाइम्स कम है। इसका मतलब इसके अंदर डोपिंग ज़्यादा हो गई। इसके अंदर 10⁵ में 1 है और इसके अंदर 10⁸ में 1 है। इसका मतलब इम्प्योरिटी किसके अंदर ज़्यादा है? जीनर डायोड के अंदर ज़्यादा है। और यही क्या है, इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है, इस स्पेशलिटी की वजह से क्या इफेक्ट आएगा वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब सिंबल की बात कर लेते हैं। तो सिंबल जो नॉर्मल डायोड होता है अपना, उसका ये सिंबल होता है, लेकिन जीनर डायोड का ये सिंबल है। ये वही पीक पार्ट है, ये एन पार्ट है। ये अपना क्या है? जीनर डायोड। तो यहाँ से आ गया अपना कि जीनर डायोड क्या होता है और उसका सिंबल क्या है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक की। तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, फॉरवर्ड बायस में सेम होता है एज नॉर्मल डायोड। इन फॉरवर्ड बायस जीनर डायोड एक्ट्स एज नॉर्मल डायोड। मतलब जैसे नॉर्मल डायोड बिहेव करेगा वैसे ही जीनर डायोड बिहेव करेगा। इसका मतलब अगर फॉरवर्ड बायस में ही यूज़ करना है तो नॉर्मल डायोड ही यूज़ कर लो, जीनर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिवर्स बायस में इसका कैरेक्टरिस्टिक अलग हो जाता है। फॉरवर्ड बायस में ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है और रिवर्स बायस में है ये कैरेक्टरिस्टिक। ये मैं आइडियल जीनर डायोड के लिए बना रहा हूँ, आइडियल जीनर के लिए। आइडियल कैसे है? देखो इसको तो भूल जाओ, फॉरवर्ड बायस में तो नॉर्मल भी ऐसा ही होता है। आइडियल इसलिए क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक वैल्यू 0 है करंट की, इस एक्सिस पे करंट है, इस एक्सिस पे वोल्टेज है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, VBR। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद क्या हुआ है, करंट बढ़ गया है। और ये देखो स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल अगर स्ट्रेट लाइन है तो आइडियल डायोड है। प्रैक्टिकल जीनर डायोड कैसा होगा वो मैं बताऊंगा। तो ये आइडियल जीनर डायोड है। इसके अंदर देखो यहाँ पे इस रीजन में तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, लेकिन इस रीजन के अंदर बिल्कुल क्या होगी, करंट बढ़ा लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ा। रेजिस्टेंस क्या होता है? ΔV/ΔI।
यहाँ पे तो देखो इस यहाँ से लेके यहाँ तक तो वोल्टेज बढ़ा है, डेल्टा वी तो नॉन जीरो है, लेकिन डेल्टा आई जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। लेकिन इस रीजन में ब्रेकडाउन में क्या हो गया है, वोल्टेज नहीं बढ़ा, डेल्टा वी जीरो है और डेल्टा आई नॉन जीरो है, तो ये कितना हो गया जीरो। तो आइडियल जीनर डायोड के लिए रेजिस्टेंस कितना हो गया जीरो। लेकिन प्रैक्टिकल अगर आप ग्राफ देखोगे तो कुछ इस ऐसा होगा, फॉरवर्ड तो सेम है, ये स्ट्रेट ना आके थोड़ा सा स्लोप होगा, इसके अंदर थोड़ा सा स्लोप होगा, इसका मतलब यहाँ इजीली क्या निकाल लेंगे अपन, इस रीजन के अंदर भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये डेल्टा वी हो जाएगा, ये डेल्टा आई हो जाएगा। माना रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई रेजिस्टेंस है, डेल्टा आई देखो ज़्यादा है, डेल्टा वी कम है, बहुत कम स्लोप होता है, लेकिन कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू आएगी, जबकि आइडियल केस में रेजिस्टेंस कितना हो जाता है जीरो। क्लियर है। तो यहाँ से आपको आइडियल जीनर डायोड और प्रैक्टिकल जीनर डायोड समझ में आ गया होगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, वो वोल्टेज जिसके बाद रिवर्स बायस के अंदर जो अपना जीनर डायोड है उसके अंदर लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होने लग जाता है। क्लियर है। चलो अब इसके इक्विवेलेंट मॉडल की बात करते हैं कि आप सर्किट में इसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ तो दिमाग में डाल लो कि फॉरवर्ड बायस में तो जीनर डायोड का यूज होता ही नहीं है। क्या कहा मैंने, देयर इज नो यूज ऑफ जीनर डायोड इन फॉरवर्ड बायस। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में इसका कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल डायोड जैसा होता है। तो हमेशा अपन जो भी इस टॉपिक में पढ़ेंगे उसके अंदर जीनर डायोड को कैसे यूज करेंगे, रिवर्स बायस में। तो जो मैं मॉडल बता रहा हूँ इक्विवेलेंट मॉडल, वो भी किसके बता रहा हूँ, रिवर्स बायस के लिए। तो देखो किस तरीके से रिप्लेसमेंट होगा। ये आपका जीनर डायोड है, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, वोल्टेज अप्लाई करोगे वी इनपुट वोल्टेज। अच्छा, ब्रेकडाउन वोल्टेज को वी जेड से डिनोट करेंगे अपन, वी जीनर वोल्टेज भी कह देते हैं, जीनर ब्रेकडाउन। तो देखो ये क्या पार्ट है, पी है, ये एन है। तो पहली चीज़ तो कन्फर्म हो गया, पॉजिटिव एन से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस है। अच्छा, तो इसका ब्रेकडाउन कब होगा, जब वी आई ग्रेटर देन हो जाएगा वी जेड से। वी आई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा वी जेड से, तो क्या आ जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन अगर वी आई लेस देन हुआ वी जेड से तो ब्रेकडाउन नहीं होगा, यही बात है। क्लियर है। लेकिन अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है तो देखो मैंने अभी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बनाया था, तो ये कितना है, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है ना भाई, ये जब ब्रेकडाउन नहीं हुआ है उसका केस है, और ये केस किसका हो गया, जब ब्रेकडाउन हो चुका है। इसका मतलब अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ओपन सर्किट। तो इसके अंदर जीनर डायोड एक्ट्स एज ओपन सर्किट। किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ब्रेकडाउन हो गया तो लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो हो गया, और आइडियली रेजिस्टेंस जीरो है और प्रैक्टिकली भी देखें तो बहुत कम है, तो इसको क्या मानेंगे अपन, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से। आया डायोड का एक मॉडल था, थर्ड मॉडल, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स मॉडल। शॉर्ट नहीं करते हैं इसको, क्या करते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, तो आप कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करोगे तो उसका वोल्टेज कितना होगा, इसके ब्रेकडाउन के वोल्टेज जितना। कितना होगा, इसके ब्रेकडाउन के वोल्टेज जितना। अब अगला सवाल आता है कि ये आपका जीनर डायोड है। चलो पहले नॉर्मल डायोड की बात करता हूँ। जैसे देखो ये नॉर्मल डायोड होता था, तो इसमें ब्रेकडाउन कब होता था, मतलब ब्रेकडाउन छोड़ो, ये फॉरवर्ड बायस में आता था, तब अपन इसको कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते थे इस तरीके से, जिस तरफ एन है उस तरफ नेगेटिव और जिस तरफ पी है उस तरफ पॉजिटिव। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे होती थी, क्योंकि ये किस में यूज़ करते थे अपन, फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते थे। नॉर्मल डायोड बैटरी कब बनता है, फॉरवर्ड बायस में बनता है। जीनर डायोड भी बन जाएगा, लेकिन जीनर डायोड को अपन फॉरवर्ड बायस में यूज ही नहीं कर रहे हैं। किस बायस में कर रहे हैं, नेगेटिव में, यानी कि रिवर्स बायस में। तो जिधर करंट के फ्लो के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव बनाते थे, भाई करंट इधर है,
तो इधर प्लस और इधर माइनस। लेकिन जीनर डायोड रिवर्स बायस में है, और जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो करंट की डायरेक्शन कैसे रहेगी, ऐसे ऐसे रहेगी ना। अरे ये पॉजिटिव है तो करंट ऐसे ही तो जाएगा, और ब्रेक डाउन हो गया है तो मतलब करंट को ये फ्लो होने देगा। ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तो नो ब्रेक डाउन, तो ओपन रहेगा। तो अब करंट को फ्लो होने दे रहा है तो करंट कहाँ जा रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब एन साइड से पी की तरफ जा रहा है। नॉर्मल डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज करते थे तो करंट पी से एन की तरफ जाता था, तो पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे करंट एन से पी आ रहा है तो करंट कहाँ से चलता है, हाई वोल्टेज से, तो एन तो क्या होगा पॉजिटिव और पी क्या होगा नेगेटिव, और कितना वोल्टेज वी जेड। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लो बस। नॉर्मल डायोड में पी को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को नेगेटिव टर्मिनल से करते थे, क्यों, करंट की डायरेक्शन से। पी का पॉजिटिव और एन का नेगेटिव से कोई लिंक नहीं है, लिंक किसका है, करंट की डायरेक्शन का। इसको फॉरवर्ड बायस में यूज करते थे तो करंट इस साइड से फ्लो होगा फॉरवर्ड बायस में, तो पी से एन करंट जा रहा है तो पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव। इसमें करंट रिवर्स बायस में फ्लो हो रहा है, और रिवर्स बायस में क्यों फ्लो हो रहा है, ब्रेक डाउन की वजह से, ब्रेक डाउन की वजह से। अगर ब्रेक डाउन नहीं होगा तो करंट नहीं होगा, उस केस में तो ओपन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस के अंदर करंट इधर फ्लो हुआ और ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब एन से पी आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब एन की तरफ पॉजिटिव बनाना है और पी की तरफ नेगेटिव बनाना है। ये याद कर लो, छाप लो इसको, दिमाग में से एकदम छप जाना चाहिए मेमोरी के अंदर। क्लियर है, अच्छा ये बात हो गई। अब आप पूछोगे कि सर जब डायोड का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था उस केस में भी तो मैंने ब्रेक डाउन बताया था ना, तो फिर उसके अंदर अपन रिवर्स बायस में यूज क्यों नहीं करते हैं, जीनर को ही क्यों यूज करते हैं, तो इसकी वजह मैं बता देता हूँ आपको। नॉर्मल डायोड में भी ब्रेकडाउन तो होता है, नॉर्मल डायोड में भी ब्रेकडाउन तो होता है, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मल डायोड में आप यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है, तो आपने रिवर्स बायसिंग की वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और ये क्या हो गया, ब्रेकडाउन में आ गया। लेकिन अगर आपने वोल्टेज अब कम की तो ये वापस इस स्टेट में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अभी इसका जंक्शन जल चुका है। तो मतलब नॉर्मल जो डायोड है उसके अंदर एक बार अगर ब्रेकडाउन हुआ, इसका मतलब उसका जंक्शन जल जाएगा, उसका जंक्शन क्या हो जाएगा, जल जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब अगर आप वोल्टेज कम भी कर दोगे तो भी ये वापस इस स्टेज में नहीं आएगा। जबकि जीनर में क्या है, जीनर वोल्टेज में, जीनर डायोड के अंदर आपने बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, रिवर्स आ गया। आप जैसे वोल्टेज कम करोगे तो वापस से ये वाला रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसे है कि एक अगर सख्त पेड़ है ना, ट्री है कोई सख्त, और अपनी जो घास होती है ग्रास, तो अपनी कहानी होती है ना कि जब नदी का उफान आता है, जब बहुत तेज बाढ़ आती है, पेड़ बह जाते हैं लेकिन घास वहीं रह जाती है, क्यों, क्योंकि घास सॉफ्ट होती है, वो पानी के झुकाव के साथ दब जाती है, जैसे ही पानी जाता है वो वापस आ जाती है। तो जीनर बिल्कुल वैसा ही होता है, जैसे वोल्टेज बढ़ता है इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, लेकिन जैसे वोल्टेज कम करते होते वापस अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। ये इसका स्पेशलिटी है। क्लियर है, ऐसा क्यों हो रहा है, एवेलांचे ब्रेकडाउन। एवेलांचे मैंने पहले भी बताया था। अब यहाँ पे इम्प्योरिटी ज़्यादा है तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनके ऊपर फोर्स लगता है। वोल्टेज बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उन पे फोर्स लगेगा तो भागेंगे भागेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर हैं वो किससे टकराएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों से, और टकरा कर कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। तो फ्री जो चार्ज कैरियर है उनकी संख्या बढ़ने लगती है तो करंट बढ़ने लगता है। ये मैंने पहले भी बताया था। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीनर डायोड क्या है, स्पेशल काइंड पीएन जंक्शन डायोड है, क्या इसका सिंबल होता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसकी स्पेशलिटी क्या है, और इसके इक्विवेलेंट मॉडल क्या है, ये आपको याद रखना है। जो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसको अपन वी जेड से डिनोट करेंगे आगे, जो क्या है, जीनर ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन वो वोल्टेज है जिसके बाद जो अपना डायोड है वो क्या हो जाता है, करंट को फ्लो करा देता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। क्लियर है, चलो अब इसका एक सिचुएशन की बात करते हैं, और उस सिचुएशन के बाद अपन बात करेंगे कि जीनर डायोड को एज अ रेगुलेटर कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है,
नोट्स की जो लिंक है इलेक्ट्रॉनिक्स की वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने शेयर कर दी थी। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है वो कर सकते हो। अगर फिर भी कोई टिपिकलिटी आती है नोट्स मिलने में, ढूंढने में, तो आप पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, है ना। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं अपन फिक्स्ड सिचुएशन। क्योंकि इसके अंदर इनपुट वोल्टेज VI एंड लोड रेजिस्टेंस RL बोथ आर फिक्स्ड, दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन के ऊपर कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये है अपना VI इनपुट वोल्टेज, है ना, ये अपना है एक रेजिस्टेंस। जीनर डायोड किस बायसिंग में जोड़ेंगे, हमेशा रिवर्स बायस में। सवाल आएगा ही रिवर्स बायस का, क्यों, क्योंकि जीनर का यूज ही रिवर्स बायस में है। तो इस तरीके से ये डायोड जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ है और ये अपना लोड रेजिस्टेंस है। तो क्या कहा कि इनपुट सिग्नल और लोड रेजिस्टेंस दोनों ही फिक्स हैं। और इस सिचुएशन के अंदर आपसे कई बार सवाल पूछ लेता है, जैसे R में से करंट जा रहा है तो ये IR हो गया, जो यहाँ से करंट होगा वो IZ हो जाएगा, जीनर में से जो करंट होगा, और यहाँ से जो करंट होगा वो IL हो जाएगा। तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि रेजिस्टेंस से कितना, इस R से कितना करंट फ्लो हो रहा है, या लोड रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, या फिर जीनर से कितना करंट फ्लो हो रहा है इस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो इस सवाल को अपने को कैसे करना है। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए जिसके अंदर इनपुट सिग्नल भी फिक्स है, लोड वेरिएबल भी फिक्स है, ये सब सारी वैल्यू क्या है इसके अंदर, देखो तीनों वैल्यू फिक्स हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट निकालते हैं। ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब है, अब शुद्ध हिंदी में मुझे वर्ड समझ में नहीं आ रहा ट्रांजिशन को मैं क्या कहूँ, लेकिन इतना समझ लो कि दो स्टेट हैं, या तो जीनर का ब्रेकडाउन होगा या नहीं होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, वो स्टेट है जिसके पहले जीनर का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है लेकिन जिसके बाद जीनर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब एक लिमिटिंग केस को बता रहा है, एक बॉर्डर को बता रहा है, जिसके एक तरफ जीनर का ब्रेकडाउन है और एक तरफ जीनर का ब्रेकडाउन नहीं है। क्लियर है, तो अपना पहला काम है ट्रांजिशन स्टेट को कैलकुलेट करना, फाइंड करना। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, पहली स्टेप, अज्यूम द जीनर डायोड एज ओपन सर्किट। आप क्या मान लो, जीनर डायोड का जो है उसको ओपन सर्किट मान लो। ठीक है, मान लेते हैं भाई, ये लो, ओपन मान लिया, ये लो, ये RL है और ये R है। एंड फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस लोड। लोड के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करो। तो इस सिचुएशन के अंदर लोड के अक्रॉस वोल्टेज कैसे पता चलेगी, पहले अपने को इसमें से करंट जो फ्लो रहा है वो पता चल जाए, क्योंकि करंट फ्लो जो हो रहा है वो पता चल गया तो आपको इजीली क्या पता चल जाएगा, I इंटू आर से, I इंटू RL है ये, I इंटू RL से वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। अब ये लो, सिंपल सा एक लूप है, KVL लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो दोनों सीरीज में है। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, करंट VI वोल्टेज डिवाइडेड बाई R प्लस RL, बोलो यही हो जाएगा करंट। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा VL, और इसको यहाँ पे नोट लगा दो। ये नोट क्या बता रहा है, ओपन को बता रहा है, ओपन, ये लो ओपन पूरा लिख देता हूँ मैं। कौन ओपन है, जीनर ओपन है। कौन ओपन है, जीनर ओपन है, जीनर डायोड। या VL लिख सकते हो या V नोट भी लिख सकते हो, आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि लोड पे ही आउटपुट लेते हैं। दिस इज योर चॉइस। तो कितना हो जाएगा ये VI अपॉन R प्लस RL इंटू RL।
बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो। मैंने क्या किया, जीनर को ओपन किया, हटा दिया, हटाने के बाद इसके ऊपर लोड रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने क्या निकाला, वोल्टेज निकाल लिया। अच्छा, इसके ऊपर वोल्टेज निकाल लिया और ये मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है। क्यों? क्योंकि आपने इसको हटा दिया, तो मतलब इसमें जो थोड़ा बहुत अगर करंट जाना चाहिए था वो भी इसी में से जाएगा। ये मैक्सिमम है। कैसे है मैक्सिमम? अरे भाई यहाँ तक कोई करंट आया, आपने ये हटा दिया तो सारा का सारा करंट यहाँ से जाएगा, मतलब इस पे ये वोल्टेज मैक्सिमम हो गया ना। तो ये मैंने क्या निकाल लिया कि जो लोड है उस पर मैक्सिमम कितना करंट पॉसिबल है। मतलब कौन सी सिचुएशन में कैलकुलेट किया है ये मैंने, ये फॉर्मूला, जब आई जेड कितना है, 0 है। कितना है? 0। तो ये भी ध्यान रखना, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड इन दिस केस। ध्यान रखना, कई बार आप न्यूमेरिकल के अंदर ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हो जब ये फिक्स्ड सिचुएशन आती है और फिर आप आंसर निकाल देते हो। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब आई जेड 0 है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आई जेड 0 नहीं दिया गया है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। क्लियर है? चलो, आपको आ गया होगा ये बात समझ में। ठीक है। तो अच्छा, एक और बात क्या कि ये मैक्सिमम वोल्टेज है। मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि अपन इसको ओपन मान लिया, इसको ओपन मान लिया तो जो करंट इसमें से थोड़ा बहुत जाने वाला था वो भी इसी में से गया। अब सारा करंट इसमें से गया, इसका मतलब आई इंटू आर एल, वोल्टेज बढ़ गया, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज भी है। ठीक है। अब आपके पास ये वी एल ओपन आ गया। अब आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है इफ वी जेड इज लेस देन वी एल ओपन, क्योंकि ये इसके पैरेलल में ही तो है और इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम है, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। मतलब अगर वी जेड जो है वो इससे क्या है, कम है, वी जेड कम है, इसके पैरेलल में है, तो इस पे जो अप्लाइड वोल्टेज है वो अगर कम है वी जेड से, ब्रेकडाउन से, तो ये ब्रेकडाउन में आएगा क्या? नहीं। तो मतलब क्या आ गया ये, नो ब्रेकडाउन। दोबारा समझो, समझ में नहीं आया हो तो। ये वोल्टेज किसके अक्रॉस है? जीनर के अक्रॉस है। अब अगर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीनर की वोल्टेज से कम है, सॉरी ज़्यादा है, हाँ जीनर वोल्टेज कम, ओ सॉरी 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 सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। जीनर वोल्टेज कम है और इसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जीनर ब्रेकडाउन में आएगा भैया ना, गलती हो गई है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। क्योंकि जीनर वोल्टेज क्या होती है, वो वोल्टेज जिसके बाद अगर आप वोल्टेज लगा देते हो तो ब्रेकडाउन हो जाता है। आप ये वोल्टेज कहाँ है, जीनर के अक्रॉस, और ये वी जेड से ज़्यादा है तो ब्रेकडाउन आएगा, आएगा ना। हाँ, एंड इफ वी जेड इज ग्रेटर देन वी एल ओपन तो नो ब्रेकडाउन। मतलब वी जेड ज़्यादा है और इसके क्रॉस वोल्टेज कम है तो ये ब्रेकडाउन में नहीं आएगा। ऐसे समझ लो जैसे वी जेड अगर 10 वोल्ट है और ये आपका जो वी एल आया ये 8 वोल्ट ही आया, तो इसके क्रॉस 8 ही आया, और जबकि ये कितने पे होना था, ब्रेकडाउन इसका 10 पे होना था, तो ब्रेकडाउन नहीं होगा ना। तो अगर वी जेड बड़ा है वी एल ओपन से तो ब्रेकडाउन नहीं होगा। लेकिन अगर ये 12 वोल्ट आ गया तो 10 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो जाता है, और ये आ गया इससे बड़ा 12 तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, ये याद रखना। अब इसको मैं थोड़ा सा उन फॉर्मूलों की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, ठीक है, ये मैं मिटा लेता हूँ। देखो, वी जेड लेस देन वी एल ओपन की वैल्यू रखो वी आई आर एल अपॉन आर प्लस आर एल, तो क्या होगा, जीनर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन अगर वी जेड ग्रेटर देन है वी आई आर एल अपॉन आर प्लस आर एल से तो नो ब्रेकडाउन, मतलब कोई ब्रेकडाउन नहीं आएगा। क्लियर है? चलो, अब मैं एक बार के लिए ये थोड़ा मिटा लेता हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपने थोड़ी देर पहले एक लिमिट बताई थी कि ये कब ब्रेकडाउन में रहेगा और कब नहीं रहेगा, और अब आपने दूसरे फॉर्मूले बता दिए। अरे जो पहले बताए थे वो मैंने क्या बताए थे,
आप रिवाइंड करके देख सकते हो अगर मेरे पे डाउट है तो। मैंने बताए थे कि अगर वी जेड लेस देन है वी आई से तो ब्रेक डाउन आ जाएगा। चेक कर लो। और अगर वी जेड ग्रेटर देन है वी आई से तो नो ब्रेक डाउन होगा। ये बताया था ना अभी शुरुआत में। तो बोले सर फिर ये कैसे आ गए अगर यही बताए थे तो क्या ये रिजल्ट गलत है या ये रिजल्ट गलत है? बताओ। देखो अब ये दोनों जो रिजल्ट्स हैं ये मैंने अलग अलग बुक से लिए हैं और ये दोनों रिजल्ट सेम हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब आप अलग अलग राइटर्स की बुक पढ़ते हो तो आपको उनका अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलता है और फिर भगवान ने आपको क्या दिया है? दिमाग दिया है। अब आप उन दोनों के पर्सपेक्टिव को देखोगे फिर अपना पर्सपेक्टिव जब ऐड करोगे तो चीज़ें और बेटर हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो ये दोनों सिमिलर ही हैं। कैसे? इफ R इज वेरी वेरी लेस देन RL, क्योंकि जो लोड रेजिस्टेंस है अगर मैं उसके कंपैरिजन में इस R को, इस रेजिस्टेंस को बहुत कम ले लूँ, क्या ले लूँ? बहुत कम ले लूँ, तो क्या होगा? देखो ये अपना एक्सप्रेशन है, ये मैं मिटा लूँ डायग्राम। क्या कहा मैंने? इफ R इज वेरी वेरी लेस देन RL तो क्या आ जाएगा? 1 R से डिवाइड कर दो, 1 इज वेरी वेरी लेस देन RL अपॉन R, यही बात है। या सॉरी 1 इज वेरी वेरी लेस देन RL अपॉन R। अच्छा, और अगर आप ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ लगाते हो तो देखो वी जेड लेस देन वी आई आर एल, मैं यहाँ से आर एल कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? आर एल 1 प्लस आर अपॉन आर एल। अच्छा, अगर एक आर एल अपॉन आर से बहुत बहुत छोटा है तो इसको अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? या फिर ऐसे कर लो, इसी से देख लो, इसको इधर ले आओ, आर डिवाइडेड बाई आर एल कितना होगा? वेरी वेरी लेस देन 1। अरे इससे डायरेक्ट यहाँ आ जाओ ना, ये यहाँ आएगा तो आर डिवाइडेड बाई आर एल वेरी वेरी लेस देन 1। तो आर डिवाइडेड बाई आर एल एक से बहुत छोटा है तो मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ, तो यार एच आर एल कट गया तो क्या आ गया? वी जेड लेस देन वी आई। और किसका केस था ये? ब्रेक डाउन का। बोलो सेम हुआ या नहीं हुआ? तो ये दोनों केस सेम हैं। कब? इस केस के अंदर, जब r टेंस टू स्मॉल, जब स्मॉल ले लेते हैं आर एल के कंपेरिजन में तो दोनों केस सेम आ जाते हैं। और ये जो दो अलग अलग केस हैं ये बोलस्टेड और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग है ना, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है? अच्छा, तो दोनों केस क्या हैं? ये सेम ही है, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या अपन डायरेक्ट पता लगा लेते हैं, इसमें थोड़ी अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्लियर है? ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये बेस्ट रिजल्ट है और ये क्या है? अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट है, लगभग। ये क्या है? अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्यों है? क्योंकि जब आप ये लिमिट लगाते हो तभी तो ये आते हैं इससे, इसका मतलब ये एग्जैक्ट रिजल्ट हो गए, ये अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट हो गए। और ये एग्जैक्ट रिजल्ट भी कब वैलिड है? जब करंट कितना है? आई जेड, यानी जीनर में से करंट कितना है? 0 है। तो अगर वी जेड लेस देन है वी आई आर एल अपॉन आर प्लस आर एल के तो ब्रेक डाउन, अदरवाइज नो ब्रेक डाउन। अब आपको ये फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप करना चाहो, आपकी कैपेसिटी है तो आप कर सकते हो, वरना तो देखो ये फॉर्मूले 1 या 1.5 मिनट में ले आया था मैं। आपको सर्किट ध्यान रखना है, आप ये वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देखना, ठीक है? आपको सिर्फ सर्किट देखना है, सर्किट में बस मैंने केवीएल लगाया, छोटी सी कैलकुलेशन की और ये फॉर्मूले आ गए। तो ये याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो आप एग्जाम में ला भी सकते हो। 30 से 35 सेकंड में इजीली आप इन फॉर्मूला तक पहुंच जाओगे। क्लियर है? अब अपन एक सवाल कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे बेस्ड। चाहो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो जो मैंने आपको तरीका समझाया उससे कर सकते हो। तो मैं आपको तरीके से बताऊंगा बजाय डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करने के, है ना? हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूले से करोगे तो भी हो जाएगा भाई, ऐसे नहीं है डायरेक्ट से नहीं होगा। सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ मैं।
1 किलो ओम 10 वोल्ट, और जो वी जेड है वो दिया गया है भैया 6 वोल्ट। और पूछा गया है भैया, ये आर है, ये आर एल है। पूछा क्या गया है कि आई आर, आई एल और आई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करो। सर्किट आपके सामने कैलकुलेट करना है। तो देखो इसमें सारी चीज़ें फिक्स हैं, तो एक क्या है, एक फिक्स्ड सिचुएशन का क्वेश्चन है। तो कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहली स्टेट की डायोड को आप ओपन मान लो। ओपन मानने के बाद आपका सर्किट कैसा बचेगा, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट फाइंड आउट करना ना। ये 1 किलो ओम, ये भी 1 किलो ओम, ठीक है। तो एक करंट कितना आ गया, इस करंट को आप आई मान लो, तो करंट कितना आ गया, आई इक्वल टू 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 + 1 2 किलो ओम। रेजिस्टेंस किलो ओम में है तो करंट आ जाएगा 5 मिली एम्पियर। करंट निकालने के बाद आपको कैलकुलेट करना होता है क्या, आर एल के क्रॉस वोल्ट